हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चंस हमारी साइंस के, जिसमें फिलहाल चल रही है बायोलॉजी, इसके बाद आएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सीरीज को जो है खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हो, है ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने को क्या कहते हैं? तो देखो, मतलब समझाने से पहले सीधा सीधा समझ लो। ग्लाइकोजन दिख रहा है आपको? क्या बनाना है हमें? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, यानी हमें क्या बनाना है? ग्लाइकोजन बनाना है। तो ग्लाइकोजन को बनाना है, बनाने का मतलब क्या होता है? जनरेट करना, है ना। किसी चीज को बनाना मतलब जनरेट करना। तो ग्लाइकोजन जनरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहां से अगर आप शब्द को तोड़ोगे तो ग्लाइको मतलब क्या है? ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब जनरेट। ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन बनता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब सोचो आप लोग कि ग्लाइकोजन क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने बहुत सारा खाना खा लिया, उससे हमें बहुत सारी ग्लूकोज मिल गई। अब वो सारी ग्लूकोज, अभी तो मेरा आराम करने का मूड है, मैं आराम कर रही हूं, तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो ग्लूकोज क्या करेगी? पड़ी पड़ी वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल कर स्टोर हो जाएगी, ताकि क्या है, जब भी मुझे जरूरत पड़े कि भाई मैंने अभी खाना खाया है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी में ग्लूकोज बना डाइजेशन के बाद, और मैं आराम करके आराम से बैठी हूं, बट मुझे शाम को करना है वर्कआउट, तब मुझे जरूरत पड़ेगी उस ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ने की। तो इसीलिए तब तक के लिए एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी रखने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर हम रख देते हैं। और कहां रखते हैं ये भी आपको याद रखना है, लीवर में रखते हैं। कहां पर? यकृत में रखते हैं। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं हम कि जब कोई किसी का व्रत होता है या फास्ट होता है या 4-8 घंटे कोई कुछ खाता नहीं है, तो वो मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने इमरजेंसी का खाना बॉडी में रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर बाई चांस ग्लाइकोजन ना भी हो ना, तो बॉडी के पास क्या है? फैट है, वसा है, जिसे ब्रेक डाउन करके इंसान खाना एनर्जी ले लेता है। इसीलिए खाना कम खाने से इंसान क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट में। वेयर इज द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी? मानव शरीर में वसा का संग्रहण कहां पर होता है? तो फैट हमारी बॉडी में कहां होता है? बताओ। हम किसी इंसान, मोटे इंसान को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितना मोटा है। क्यों? हमें दिखता है उसकी चमड़ी पे उसका मांस, उसकी स्किन पे उसका मांस, लेकिन एक्चुअली कहां होता है स्टूडेंट्स? तो स्किन के नीचे, स्किन के नीचे हमारा मांस जो है, वसा जो है, त्वचा के नीचे जाकर स्टोर होती है। ठीक है, वहां पर होता क्या है? स्किन क्या है? पहली बात तो स्किन है एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? उपकला ऊतक, जो कि हमारी बॉडी को हर चीज से प्रोटेक्शन देते हैं, बचाव देते हैं। ठीक है, बारिश का पानी है, वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर त्वचा है। तो त्वचा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। जस्ट इसके नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। कौन सा? एडिपोज टिश्यू, जिसे हिंदी में वसीय ऊतक भी बोल देते हैं। वैसे तो एडिपोज ऊतक ही बोलते हैं, लेकिन वसीय ऊतक भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर वसा को संग्रहित करता है, फैट को स्टोर करता है। क्लियर है ये बात? तो फैट हमारी बॉडी में कहां स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट, कुत्ते की जीभ का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ टंग इन डॉग। ठीक है, आपने देखा है कुत्ता जो है ज्यादातर अपनी जीभ को बाहर लटका के रखता है ना। क्यों? क्या कारण है उसकी जीभ हर टाइम वो लटकाता रहता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, कुत्ते की जीभ का, हमारी जीभ का काम है टेस्ट करना, स्वाद लेना, है ना। नमकीन क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, ये चीजें हमारी जीभ पहचानती है। लेकिन कुत्ते की जीभ सिर्फ स्वाद नहीं लेती, उसका काम होता है तापमान नियंत्रित करना। तापमान नियंत्रित करना, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करती है कौन? कुत्ते की जीभ। डॉग की टंग क्या करती है? टेम्परेचर कंट्रोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केवल एक बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी है? द टीथ विच आर बोर्न ओनली वन टाइम आर हाउ मेनी इन नंबर?
यानी कि देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ना कुछ दूध के दांत होते हैं जो बचपन में आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर उनकी जगह दोबारा नए दांत आते हैं। लेकिन कुछ होते हैं दूध के दांत। कुल दांत कितने होते हैं बताओ? कुल दांत कितने होते हैं? टोटल टीथ कितने होते हैं? तो आप लोग जानते हो होते हैं कितने? 32। लेकिन इन 32 में भी स्टूडेंट्स दो प्रकार के टीथ होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, जिसे दूध के दांत बोल देते हैं हम, ठीक है? क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और एक होते हैं कौन से? हमारे परमानेंट टीथ, यानी जो एक ही बार आते हैं जिंदगी में, यानी स्थायी दांत, ठीक है? लेकिन कितने होते हैं दूध के दांत? तो आपको याद रखना है, दूध के दांत हैं 20 और स्थायी दांत है कितने बजे? 32 माइनस 20, 12। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कितने दांत आपकी बॉडी में 2 बार आते हैं, तो आप बोलोगे बचपन में आते हैं 20 दांत, जो कि होती है दूध के दांत। फिर वो टूटते हैं, उनकी जगह फिर आते हैं नए दांत, तो वो कितने हैं? 20 दांत, जो कि 2 बार आते हैं। लेकिन जो एक ही बार आता है वो कितने हैं? वो हैं 12 दांत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दांतों में पाई जाने वाली गुफा क्या कहलाती है? गुफा मान लीजिए, या इसको गुहा लिख लीजिए। दांतों में पाई जाने वाली गुहा क्या कहलाती है? तो देखो क्या होता है, ये हमारा दांत है, ठीक है? दांत के सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल, जो कि बहुत सख्त होता है। उसके नीचे होता है, देखो ऊपर वाली लेयर क्या होगी? इनेमल। फिर आ गई ये वाली लेयर, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और इसके बाद आती है ये जगह बीच वाली, जहां पर बहुत सारी तंत्रिकाओं का और ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। इस जगह को बोलते हैं एक गुहा। यही जगह क्या है? गुहा है, जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, ठीक है? इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? तो इसी के अंदर होती है ब्लड वेसल्स, और इसी के अंदर होती है नर्व। यानी कि देखो, कई बार ऐसा होता है, कईयों के दांत जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो डेंटाइन और इनेमल की लेयर होती है ना, वो टूटने लग जाती है या झड़ने लग जाती है। यानी कि वो कुछ भी खाता है तो वो कुछ भी खाया हुआ उसके पल्प कैविटी तक पहुंचता है। और फिर क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि क्या ठंडा गर्म खा के आपको झिनझिनाहट होती है। झिनझिनाहट कब होगी? जब वो ठंडा या गर्म आपकी नर्व तक पहुंचेगा, आपकी तंत्रिकाओं तक पहुंचेगा। और वो कब होगा? जब आपके दांत खराब होंगे। ये एरिया आपका खराब है सारा, तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे, वो सीधे कहां जाएगा? तंत्रिकाओं के पास। और तंत्रिका क्या करती है? ब्रेन को सिग्नल देती है। तो आपको ठंडा या गर्म ज्यादा लगता है। यानी कि आपके दांतों में क्या है? कैविटी है। कैविटी का मतलब यहां पर छिद्र है, जिसकी वजह से आपकी चीज पल्प कैविटी तक पहुंच रही है। क्लियर है? तो कौन सी गुहा होती है दांतों में? पल्प कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी नो डाइजेशन टेक प्लेस? मानव शरीर के कौन से भाग में कोई पाचन नहीं होता? तो इसके दो आंसर हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ग्राफ नली, यहां पर कोई पाचन नहीं होता। होता क्या? देखो, हम मुंह में खाना खाते हैं, खाने का मुंह में पाचन होता है स्टार्च का, ठीक है? कौन करता है? लारी एंजाइम, हमने बात कर ली। उसके बाद खाना जाता है हमारी ग्राफ नली में, और 5 से 6 सेकंड में ये ग्राफ नली उस खाने को पहुंचा देती है पेट के पास। यानी कि ग्राफ नली ने कोई पाचन नहीं किया, ये सिर्फ एक रास्ता है जिसके थ्रू खाना जा रहा है। लेकिन आपको ग्राफ नली के बारे में जो खास बात याद रखनी है वो क्या है? खाने की जो इसमें मूवमेंट होती है ना, खाने का जाने का जो तरीका होता है, उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस यानी क्रीमा कुंचन बोलते हैं, क्रीमा कुंचन बोलते हैं। यानी कि अगर ये आपकी ईसोफेगस है, ठीक है, और ये आपके खाने का बोलस है। क्या है? बोलस। खाने के टुकड़े को जब हम खाते हैं तो वो होती है हमारी चपाती है, जो भी खाना है, ठीक है? जब हमने उसे खा लिया और मुंह से वो ईसोफेगस में चला गया तो उसे कहते हैं बोलस। अब जैसे ही ये बोलस इस ईसोफेगस में आया, तो ये ईसोफेगस बेचारी क्या करेगी? ये तो पतली सी है, तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी यहां से, बाकी सीधी पड़ी रहेगी।
अब क्या होगा, पेरिस्टालसिस होगी, यानी यहां से दीवारें धक्का मारेंगी और यहां से भी दीवारें धक्का मारेगी। जब दोनों तरफ से धक्का आएगा तो बॉल कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, बॉल नीचे चली जाएगी, अब ऊपर नहीं रहेगी। तो ऊपर वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा सीधा, लेकिन यहां वाला फूल जाएगा। इसी तरीके से फिर यहां वाली दीवार धक्का लगाएंगी तो बॉल और नीचे, ये फूल जाएगा, और ऐसे करते करते हमारे स्टमक तक हमारा खाना पहुंच जाएगा। ठीक है, तो खाना जो है वो कहां पर, कोई भी पाचन नहीं होता खाने का तो ईसोफेगस में नहीं होता। अगर आपको ऑप्शन में ईसोफेगस नहीं मिलता तो क्या करो, तो पहला ऑप्शन तो आपने समझ लिया ना, अगर ईसोफेगस ऑप्शन में हो तो ईसोफेगस ही टिक करना है, ग्राफ नली ही टिक करना है। लेकिन अगर आपको ग्राफ नली ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप इसका आंसर लगाओगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत में भी कोई पाचन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारा पाचन छोटी आंत में खत्म हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत से पानी का अवशोषण होता है। यानी अगर आपके खाने में थोड़ा बहुत भी पानी पड़ा है ना तो लार्ज इंटेस्टाइन वहां से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो बड़ी आंत है स्टूडेंट्स, वहां पे पाचन नहीं हो रहा लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है ना, इसीलिए पहले चॉइस ईसोफेगस को देनी है, दूसरी चॉइस लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को देनी है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन्स इनटू, यानी कि बाइल डक्ट मतलब पित्त नली, ठीक है, जो पित्त रस लेके आएगी। पेनक्रिएटिक डक्ट मतलब अग्नाशय की नली, जो कि अग्नाशय का पेनक्रियास का जूस लेकर आएगी। ये दोनों आकर खुलती है किसमें, तो ये दोनों आकर खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्रफनी है ना उसमें खुलती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, पहला है ड्यूडेनम, उसके बाद है जीजेनम और है इलियम। आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता इसके बारे में, आपको याद रखना है पहला भाग ड्यूडेनम जो कि पेट के बाद आता है, इसी के अंदर पित्तरस आता है, इसी के अंदर पेनक्रिएटिक जूस आता है और यहीं पर सबसे ज्यादा पाचन होता है। क्लियर है ये बात? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर, ग्रेफनी के अंदर खुलती है क्या, बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई का क्या कार्य होता है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, छोटी आंत। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके के, दोनों दीवारों पे, ऊपर भी और नीचे भी। देखो इनको क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अब आपसे पूछा गया है विलाई का काम, तो विलाई के 2 काम है। कितने काम है, 2 काम है। पहला काम, जब भी कहीं पर भी ऐसी शेप दिखे ना, कुछ भी ऐसा बन रहा है तो उसका मतलब है वो जगह को बढ़ाना चाहता है। यानी कि आपको याद होगा हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था और उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, क्यों, क्योंकि ये भी जगह बढ़ाता है। दिमाग की फोटो जरूर देखी होगी सभी ने, कुछ इस तरीके का होता है उबड़ खाबड़ सा, है ना, वो क्यों, क्योंकि वो भी वहां पर दिमाग में आपके जगह को बढ़ाना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप याद रख सको। तो यहां पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, खाने के पाचन के लिए ज्यादा जगह देना। यानी कि ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी जगह बढ़ाती है, जगह बढ़ाती है। और दूसरा काम क्या है, देखो आप लोग जानते हो सारा खाना पचने के बाद यही इकट्ठा होता है, क्योंकि सब खाने का पाचन कहाँ खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप मान के चलिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का पाचन खत्म हो गया, यहाँ पर अब ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है, यानी हमने खाया था स्टार्च लेकिन अब ग्लूकोज बन चुका है, हमने खाए थे प्रोटीन अब अमीनो एसिड बन चुके हैं, हमने खाए थे फैट अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन चुका है, और वो यहाँ पे पड़ा है। इसको यूज भी तो करना है ना, इसको हमारे ब्लड में भी तो जाना है। कौन लेकर जाएगा ब्लड में, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई। यानी विलाई जो है ये इसको कहाँ भेजती है, ब्लड में भेजती है, रक्त में भेजती है। तो विलाई का दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अवशोषण। यानी खाने का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन।
क्लियर है? तो विलाई के दो काम हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह को बढ़ाना और खाने का एब्जॉर्प्शन करवाना ब्लड वेसल के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से पूछा है, मानव का अवशेषी अंग क्या है, या मानव का अवशेषी अंग है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होती है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग। देखो, कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जिसका पहले के टाइम में, यानी बहुत बहुत सालों पहले की बात कर रही हूं मैं, पहले के टाइम में उसका यूज होता था लेकिन आज उसका यूज खत्म हो गया है, बस वो बॉडी में पड़ा है, ऐसी चीज को बोलते हैं अवशेषी अंग। यानी कि वह अंग जो पहले कार्य करता था परंतु अब कोई कार्य नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? वो होते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी यानी वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसके ना जितने भी अंग है उसमें से आपके काम का बस एक ही है, वो है उपांत्र। वो क्या है? उपांत्र। यानी कि उपांत्र क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले जो ये अपेंडिक्स होती थी ना, ये डाइजेशन में हेल्प करती थी, लेकिन आज जो है इसका कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए बहुत लोग ऑपरेशन से इसे खत्म भी करवा देते हैं, क्योंकि बेवजह इसमें बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि वह अंग जो पहले तो कार्य करता था, जैसे कि ये पहले तो पाचन में मदद करता था लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है, वो क्या होगा? वेस्टिजियल ऑर्गन। और एग्जाम्पल क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? अवशेषी अंग कौन सा है? आंसर आएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका आंसर है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं उपांत्र। क्या बोलते हैं? उपांत्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हमारी बॉडी की जो बड़ी आंत है उसका जो कोलोन है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ई कोलाई पाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? किसने किसमें पूछा है? कोलोन में। और कोलोन में क्या है? कोलाई है। हो गया आंसर क्लियर? कोलोन में कोलाई रहती है जो कि क्या करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है, पाचन में यानी डाइजेशन में मदद करती है। क्लियर? पानी के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर मानव शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हो जाती है स्टूडेंट्स, अरक्तता हो जाती है, यानी अनीमिया हो जाता है। अगर मानव शरीर में क्या हो जाए? आयरन की कमी हो जाए तो हो जाता है अरक्तता यानी कि एनीमिया। अब ये क्वेश्चन और भी फॉर्म में आ सकता है। देखो, बताओ मुझे, बॉडी में आयरन कहाँ पे होता है? आयरन बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो भी क्या हो जाती है? अरक्तता। अगर बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी आ जाए तो भी क्या हो जाती है? अनीमिया। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। यानी अगर मानव शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से होती है दो बीमारी। एक होती है मेरास्मस। क्या है? मेरास्मस। और एक होती है क्वाशीओरकर। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो, एक तो ये वाली दोनों बीमारी बहुत जरूरी है, एक कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट। तो आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से क्या होती है? मेरास्मस और क्वाशीओरकर। इसमें क्या होता है? बच्चा बहुत पतला हो जाता है, उसका पेट जो है वो फूल जाता है, उसकी बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है, कुपोषित हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो वो क्या है? वो है मेरास्मस और क्वाशीओरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिक्रीट बाइल जूस। यानी ह्यूमन की बॉडी में बाइल जूस
कौन सा अंग निकालता है? तो बाइल जूस जो है यानी पित्त रस जो है, तो इससे दो क्वेश्चन क्या आएंगे, निकलता कहां से है? ये निकलता है यकृत से यानी लीवर से। और स्टोर कहां पे होता है? ये स्टोर होता है पित्ताशय में यानी गोल ब्लैडर में। क्लियर है ये बात? तो पित्त रस बनाता कौन है? लीवर। और पित्त रस को स्टोर कौन करता है? गोल ब्लैडर। ठीक है, फिर वो निकलकर कहां चला जाता है? डिओडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल, एक तंदुरुस्त इंसान का ब्लड प्रेशर क्या होगा? बीपी क्या होगा? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। 120/80 mm ऑफ Hg, ये होता है ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंसान का। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, ये 120 क्या है, ये 80 क्या है? तो 120 होता है स्टूडेंट्स सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या मतलब है इस बात का? जब आपका हृदय क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी संकुचन करता है। देखो हमारा दिल है, दिल के अंदर क्या होता है? रक्त होता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया यानी वो संकुचित हो रहा है, तो सारा रक्त कहां आ जाएगा? बॉडी के अंदर यानी एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी में फैलने के लिए एओर्टा में चला जाएगा। देखो इस तरीके से तो हमने पढ़ा था ना, ये हमारा दिल है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, ये लंग से आ रही है एक वेसल, फिर ये पूरी बॉडी में जा रही है। कहां से आ रही है? ये लंग से आ रही है। जा कहां रही है? बॉडी में जा रही है। फिर हमने पढ़ा था कि ये बॉडी से आ रही है और फिर ये जा कहां रही है? लंग्स में जा रही है। ऐसा ही पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि बॉडी में, पूरी बॉडी में रख देने वाली कौन होती है? ये है एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा। ठीक है, महाधमनी होती है ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा में जाएगा ना। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या करती है? देखो हमें मान लो किसी कमरे को साफ करना है, ठीक है, पानी से धोना है, तो हम ना मजाक मजाक में, मजे मजे में भी क्या करते हैं, पाइप के आगे हाथ लगा देते हैं ताकि धार एकदम, जो पानी का प्रेशर होता है ना, वो बहुत तेज आए और पानी दूर तक जाए। बस ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के बहुत तेज प्रेशर से ब्लड फेंकते हैं। ठीक है, इतना दबा लेते हैं खुद को कि तेज प्रेशर से पानी आए, ब्लड आए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तेज प्रेशर, तेज कितना? 120 जितना तेज। अब करना क्या है, बॉडी में ब्लड तो चला गया, अब लंग से ब्लड लेके भी तो आना है, तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है? रिलैक्स करना पड़ता है यानी खुलना पड़ता है। तो रिलैक्स जब ये करते हैं तो क्या बनता है? बनता है डायास्टोलिक प्रेशर। कब बनता है डायास्टोलिक प्रेशर? जब ये रिलैक्स करते हैं यानी कि आकुंचन करते हैं। अब इन्होंने जैसे ही रिलैक्स किया तो ऊपर से ब्लड कहां आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो, दिल बेचारा छोटा सा टिड्डू सा है ना, अगर उसमें तेज प्रेशर से ब्लड आता है तो दिल ही फट जाएगा ना। इसलिए धीरे से प्रेशर से ब्लड इसमें आता है। तो वो धीरे से प्रेशर कितना है? 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि Hg क्या चीज है? तो Hg आप सभी जानते हैं, ये होता है मरकरी यानी पारा। ठीक है, मरकरी यानी पारा होता है Hg। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पारा कहां पे पाया जाता है? तो जो घर में हम थर्मामीटर यूज करते हैं उसी में पाया जाता है पारा यानी मरकरी। ठीक है, सिल्वर कलर का। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? यानी वह रक्त समूह जो कि सबको ब्लड दे सकता है। तो आंसर आप लोग जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप, ओ रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता। और इसी के साथ याद रख लो, सर्वग्राही कौन है? जो सबसे रक्त ले सकता है, असेप्टर। तो आपको याद रखना है ए बी जो है वो असेप्टर है। ठीक है, सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, तो फायदे में कौन है? ए बी सबसे ले सकता है, और नुकसान में कौन है? ओ, क्योंकि वो सबको दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? हमने बात कर दी कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो होता है 120/80, लेकिन ये बताया किसने? कोई यंत्र होगा जो कि आपको ये चेक करके बताएगा कि रक्त दाब क्या है। तो आपको याद रखना है, उस यंत्र को कहते हैं स्विग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं?
इसको बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, वो जो आपने देखा होगा डॉक्टर हाथ पे पट्टा बांधते हैं और फिर प्रेशर देते हैं, वो जो पूरी मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ब्लड बैंक। ब्लड का बैंक किसको कहा जाता है? तो आपको याद होगा स्प्लीन पढ़ा था हमने, प्लीहा पढ़ा था। इसी को बोलते हैं क्या, ब्लड बैंक। और इसी को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान भी बोलते हैं। याद आया? क्योंकि अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी मर जाती है ना तो उनकी डेड बॉडी को रखता कौन है, ये रखता है। तो सोचो यही है बैंक और यही है कब्रिस्तान, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड बैंक का मतलब ये नहीं है कि स्प्लीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बनाता है, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। ठीक है, बस इसको नाम एम दे दिया गया ब्लड बैंक, तो आप याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर कौन अमोनिया को, अमोनिया यानी NH3 को यूरिया में बदलता है? तो आपको याद रखना है हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, यकृत होता है, वही क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों। पहली बात तो ये कि अमोनिया आया कहां से, दूसरी बात ये कि अमोनिया को यूरिया में बदला क्यों। पहली बात, अमोनिया आया कहां से? जब हम खाते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है जब वो टूटता है पाचन के दौरान, तब बनता है अमोनिया। अमीनो एसिड बनता है ना, तभी बनता है अमोनिया। तो अमोनिया आया कहां से, प्रोटीन के पाचन से। जब इंसान ज्यादा प्रोटीन खा लेता है ना तो अमोनिया बढ़ जाता है उसकी बॉडी में। ठीक है, उसके घुटनों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरिया क्यों बनाया? क्योंकि यूरिया इजिली यूरिन में, मूत्र में निकल जाता है। ठीक है, अमोनिया नहीं निकलता इतनी इजिली जितना यूरिया निकलता है। इसीलिए लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और इस कन्वर्जन को बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं इसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच बॉडी सिस्टम। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी को बड़े लेवल पर फिल्टर किया जा रहा है, यानी साफ किया जा रहा है। और कौन करता है साफ, हमारी किडनी करती है। ठीक है, और किडनी वाला बॉडी सिस्टम कौन सा है, तो आंसर क्या आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र जो है वो क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। हमारी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है फीमर, यानी जांग की हड्डी जो होती है वो क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है हमारी बॉडी की। क्लियर है? एक सेकंड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है? तो ये बात भी हमने क्लासेस में अच्छे से पढ़े हैं कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं मसल टिश्यू में पाए जाने वाले प्रोटीन, पेशी ऊतक में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। देखो मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स और मसल टिश्यू का काम क्या होता है, हिलना डुलना देना। ठीक है, हमारी बॉडी हिल डुल रही है, चल पा रहे हैं हम, एक ही जगह पे खड़े होकर हिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, पेशियां हैं और पेशी ऊतक है। और पेशी ऊतक को कौन चलाता है, तो पेशी ऊतक बना होता है एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन से, जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कभी रिलैक्स करते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी देखो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हमें क्या लग रहा है, हमारा हाथ संकुचन और आकुंचन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, अंदर के एक्टिन और मायोसिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, मसल टिश्यू के प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी इज। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी, अच्छा इसके क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन। हमारी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पर मिलती है? तो आपको याद रखनी है
ईयर यानी कान में मिलती है सबसे छोटी हड्डी। और अगर पूछ लिया जाए कौन सी हड्डी है जो सबसे छोटी है, तो उसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है उसका? स्टेपिस नाम है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी हड्डी होती है वो। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और साथ साथ में आंसर्स भी आ ही होंगे काफी क्वेश्चंस के। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।